हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस तीसरे वीडियो में यानी कि थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से इन द चैप्टर फोर्स ऑफ द फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आपने जो फर्स्ट 14 क्वेश्चंस पढ़े हैं आई होप अच्छे तरीके से वो तैयार कर लिए होंगे और अब आपको लॉजिक भी क्लियर होने लगा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये स्टीयरिंग ऑफ द कार से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दें। आप सबके घर में कार होगी और कार की स्टीयरिंग, देखिए ये कार की स्टीयरिंग है, होती है ना। इस कार की स्टीयरिंग में ये स्टीयरिंग की डिज़ाइन है। आप कार को चलाते हैं या आपने नहीं चलाई है तो आपने अपने पापा को देखा होगा कार को चलाते हुए, वो कैसे चलाते हैं, उस पर फोर्स कैसे लगाते हैं। या तो वो एक हाथ से घुमाते हैं या दोनों हाथों से घुमाते हैं, तो फोर्स देखिए कैसे लगाते हैं। बताइए क्या इस तरह से फोर्स लगाते हैं अंदर की ओर, या ऊपर से फोर्स लगाते हैं, या बाहर को फोर्स लगाते हैं, या इनमें से कोई भी तरीका नहीं लगा के ये हटा दे रहा हूं मैं, इस तरह से फोर्स लगाते हैं। प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, अभी तक आपने नहीं देखा हो तो हैंडल को इस तरह से पकड़ा जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने देखिए हाथ लगा दिए और आप या तो ऐसे एंटी क्लॉक घुमाते हैं या क्लॉक घुमाते हैं, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होती है। इसके रिलेशन में देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बस यही लॉजिक है। तो देखिएगा, फॉर टर्निंग ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द रिम। क्या हुआ? आई थिंक सही नहीं है ना आंसर, अब ये भी तो डिस्कस किया। सेकेंड, बोथ फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट टुवर्ड्स द रिम। अब रिम की तरफ लगा रहे हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, तो कैसे चलेगी भाई कार। थर्ड देखिए, अवे फ्रॉम द रिम, रिम से अवे नॉर्मल टू एक्सिस, कुछ समझ नहीं आया। और चौथा देखिए, टेंजेंशियली ऑन रिम। ये टेंजेंशियली क्या होता है? टेंजेंट जानते हैं ना, मैथमेटिक्स में टेंजेंट पढ़ा होगा। टेंजेंट जो है किसी भी कर्व से यहाँ इस रेडियस के रिलेशन में 90 डिग्री पे जाने वाली लाइन को कहते हैं, जो कि सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है। तो देखिए ये कहलाते हैं टेंजेंशियल फोर्सेस, यानी ये जो फोर्स लग रहे हैं ये किस तरह से लग रहे हैं? टेंजेंशियली ऑन द रिम। मीन्स फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये जो है आपकी साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई थिंक आप सबको साइकिल चलाना आती होगी। और जरा देखिए क्वेश्चन पढ़ने के पहले पॉइंट को समझ लीजिए। आप साइकिल पे बैठते हैं और साइकिल पे पैडल मारते हैं। पैडल पे पैर किधर को रखते हैं? सोच के देखिए किधर को फोर्स लगाते हैं? नीचे को, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे को डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। और साइकिल घूम जाती है, साइकिल आगे जाती है। किधर जाती है? आगे को जाती है, पीछे को नहीं आती है साइकिल। एक बात। और साइकिल को चलाने के लिए आप पैडल चलाते हैं, तो पैडल की हेल्प से कौन सा पहिया घूमता है? सोच के देखिए, क्या आगे वाला पहिया घूमता है या पीछे वाला पहिया घूमता है? आई थिंक पीछे वाला पहिया घूमता है ना। और उसे घुमाने के लिए आपने पैडल पे फोर्स लगाया, पहिया पीछे वाला घूम गया। क्यों? क्योंकि उसके बीच में चेन का कनेक्शन है। तो आपने जहाँ फोर्स अप्लाई किया वहाँ से वो फोर्स ट्रांसफर हुआ और व्हील घूम गया। कौन सा वाला व्हील घूमा? पीछे का व्हील घूम गया। क्लियर? तो देखिए, रियर व्हील घूमा, फ्रंट व्हील नहीं घूमा। अब ये कैसे घूमा? क्लॉकवाइज घूमा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा? यहां पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आपको अगर कंफ्यूजन लगे कि कैसे घूमा, यानी कि घूमेगा तो एक ही तरीके से, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आज साइकिल चला के देखिएगा और देखिएगा पहिया कैसे घूमता है जब साइकिल आगे को ले जा रहे हैं आप। राइट, चलिए देखते हैं। इन ए बाईसाइकिल अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड। देखिए स्मॉल फोर्स लगाना होता है क्योंकि पैडल में चेन का सिस्टम है। ऑन इट्स पैडल टू टर्न द रियर व्हील क्लॉकवाइज। रियर व्हील को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसलिए। सेकेंड, टू टर्न द रियर व्हील एंटी क्लॉकवाइज। टू टर्न द फ्रंट व्हील एंटी क्लॉकवाइज। टू टर्न द फ्रंट व्हील क्लॉकवाइज। तो देखिए फ्रंट व्हील का तो सवाल ही नहीं, जैसा भी डिस्कस किया, पीछे का पहिया चेन से कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में से एक आंसर है। और कौन सा सही आंसर है? कभी ध्यान दिया आपने इस बात पे? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तभी साइकिल आगे बढ़ती है। तो सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। और कोई कंफ्यूजन हो साइकिल को चला के देख लीजिए आज। वेल, तो क्वेश्चन 16 पूरा हुआ। क्वेश्चन 17 शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन 17 इज रिलेटेड विद स्पैनर। अभी स्पैनर क्या होता है? आई थिंक सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, आज जानते होंगे।
स्पैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम नट बोल्ट ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, टाइट करते हैं नट्स को। और उसके लिए एक ख़ास बात क्या होती है, उसके हैंडल को बड़ा लॉन्ग बनाते हैं। तो देखिए, अगर ये स्पैनर है जिसका ये हैंडल, ये स्पैनर है और इसका ये हैंडल बहुत लंबा बनाया है, ये लंबा हैंडल क्यों बनाते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले इसको समझ लीजिए फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप फोर्स कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे और ये 90 डिग्री पे जाएगा। तो देखिए, ये डिस्टेंस और ये लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ गए, और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पे जब स्क्रू या बोल्ट को टाइट कर रहे हैं तो ये फिक्स पॉइंट बन जाएगा, पाइवोट बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा और लगने वाला फोर्स होगा। तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमको लेस फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ये लॉन्ग हैंडल है। लेकिन टर्निंग इफेक्ट इसमें क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ग्रेटर द लेंथ ऑफ द हैंडल से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है बाई अप्लाइंग द लेस फोर्स। आंसर बोल दिया मैंने। अब क्वेश्चन को देखिए। अ लॉन्ग हैंडल इज यूजफुल इन स्पैनर टू प्रोड्यूस, एक लंबे हैंडल को बनाते हैं, क्यों, ऑप्शन में देखिए, सेलेक्ट करिए। प्रोड्यूस मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, आई थिंक ठीक लग रहा है ना, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट के लिए। सेकेंड, फॉर अप्लाइंग लेस फोर्स, आई थिंक ये भी ठीक लग रहा है, लेस फोर्स लगाते हैं। थर्ड देखें, मिनिमम टर्निंग इफेक्ट, नहीं ये ठीक नहीं है भैया, लेस नहीं, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है, तभी तो लॉन्ग हैंडल है जो अभी डिस्कस किया है। तो फोर देखिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यस दिस इज द आंसर। तो हमें आंसर मिल गया। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग हैंडल का क्या बेनिफिट है, और आंसर आपके सामने है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ये। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 18। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अबाउट द टर्निंग इफेक्ट समझ लीजिए। हर जगह अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने एक फोर्स लगाया तो बॉडी ने टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर लिया। अब सच में देखें तो केवल एक फोर्स नहीं लगता है, हमेशा कोई भी काम करने के लिए, ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है, 2 फोर्सेज आर रिक्वायर्ड, और वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होने चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, लाइक दैट। एक डोर है, डोर के हैंडल पे आप फोर्स लगाते हैं तो जानते हैं दूसरा फोर्स कहाँ से लगता है, हिंज से लगता है, जो आपके लगाए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसको अपोज करता है, तभी तो कपल बन के तैयार होता है ना। बस यहीं पे पॉइंट समझिएगा। तो क्वेश्चन है, फॉर रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, अ फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई ऑन ए बॉडी। Second part, a pair of forces is needed to apply on body, pair of force. Third, both first and second are correct. और fourth part, none of these, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो क्या लगता है आपको? आई थिंक पेयर ऑफ फोर्सेज नीडेड टू अप्लाई, हमेशा 2 फोर्सेस काम करेंगे, चाहे एक आप लगाएं तो एक अपने आप उधर से लगेगा, लेकिन बिना 2 फोर्सेस के कोई बॉडी में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि फोर्स, एक सिंगल फोर्स लगाया और काम चल गया, क्योंकि दूसरा फोर्स तो ऑटोमेटिकली लगेगा ही हिंज से या फिक्स पॉइंट से। तो पेयर ऑफ फोर्स जिसको हम कपल कहते हैं, जिसके बारे में अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको लॉजिक क्लियर हो गया। क्वेश्चन 18 क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 19। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19th क्वेश्चन कपल से रिलेटेड है, पेयर ऑफ फोर्सेस। जैसा कि अभी क्वेश्चन 18 में डिस्कस किया था, हमेशा किसी बॉडी के रोटेशन में 2 फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसका लॉजिक को समझेंगे आंसर को देखने के पहले। 2 फोर्सेस विच एक्ट इन ए रोटेशन ऑफ ए बॉडी आर। अब देखिए पहले बॉडी के बारे में समझ लीजिए। सपोज एक ये कोई रॉड है या कोई बॉडी है और ये यहाँ पर पाइवोटेड है मिडिल पे, तो इसको घुमाना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने एक फोर्स ये लगाया तो दूसरा फोर्स ये लगाते हैं। ये फोर्स अगर F1 है और ये फोर्स F2 है, तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है, यानी F1 हमेशा F2 के इक्वल होता है। ये दोनों पैरेलल हैं और ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके बनाते हैं कपल। क्या बनाते हैं? कपल। तो देखिए आंसर को चेक करें, आइए। 2 फोर्सेस विच एक्ट इन द रोटेशन ऑफ बॉडी आर कॉल्ड कपल। आई थिंक ठीक लग रहा है ना। दूसरा, 1 एक्सटर्नल फोर्स एंड अदर इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट पिवट। अब बात आती है, देखिए ये कपल के बारे में इस तरह से बनाया। अब एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपने डोर के बारे में पढ़ा था, तो इसका ये पाइवट है,
हिंज जिसे कहते हैं, और यहाँ से आपने एक फोर्स लगाया तो यहाँ से एक फोर्स लगाया, तो पिवट से भी तो एक फोर्स लगता है, और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये भी ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, कपल, तभी तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो ये भी ठीक लग रहा है भाई। वन एक्सटर्नल फोर्स एंड अदर इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द पाइवट। थर्ड, दे आर पैरेलल एंड ऑपोजिटली एक्टिंग फोर्स। फोर्थ, ऑल आर करेक्ट। ऑल मीन्स 1 2 3 ये तीनों करेक्ट हैं, या केवल फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड पैरेलल, ऑपोजिट एंड कपल कहलाते हैं। क्या लगता है? आई थिंक जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स ये तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 पूरा हो गया। शुरू करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी कपल से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कपल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। आइए अब ऑप्शंस देख के तय करिए कि कौन सा आंसर सही है इन सभी में। देखते हैं। कपल इज प्रोड्यूस्ड बाय, कपल कैसे प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट, पेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट पाइवट, एक आंसर हुआ। टू इक्वल एंड ऑपोजिट बट नॉन पैरेलल फोर्स, दूसरा आंसर हुआ। कैसा फोर्स? नॉन पैरेलल फोर्स। थर्ड, two equal and opposite but parallel force acting along the same line. Fourth, two equal and opposite but parallel forces but not acting along the same line. पहले इसको छोड़ दीजिए, इनको देखिए। आई थिंक एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ रिएक्शन एट पाइवट तो ज़रूरी है भाई, बिल्कुल ठीक। और वो फोर्सेस पैरेलल और ऑपोजिट होते हैं, तो ये हो सकता है। नॉन पैरेलल नहीं हो सकता, डिस्कार्ड कर दीजिए। थर्ड देखें, टू इक्वल एंड ऑपोजिट बट पैरेलल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, और इसमें लिखा है नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। अब सोचिए, तो फिफ्थ आंसर देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, और सेकंड में है फर्स्ट एंड फोर्थ। आई थिंक वो अलॉन्ग द सेम लाइन एक्ट करेंगे, तभी तो बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि पैरेलल तभी तो हो पाएंगे, मैग्नीट्यूड तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो कौन सा आंसर इनमें होगा? दिस इज द परफेक्ट आंसर। मीन्स वो ऑपोजिट और इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, एक्सटर्नल रिलेशन में होते हैं, और अलोंग द सेम लाइन एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 हो गया। क्वेश्चन 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी कपल से रिलेटेड है, और इसमें एग्जाम्पल लिया गया है डोर का। आपको मैं इतने तरह के क्वेश्चंस करवा दूंगा एक ही पॉइंट पे कि आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन में आएगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। चलिए देखते हैं। कपल एक्टिंग ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ डोर। अब डोर बंद होता है, खुलता है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए पार्ट 1, वन फोर्स एक्टिंग एट द हैंडल, एक फोर्स हैंडल पे लगता है, एंड अदर परपेंडिकुलर टू द हैंडल, दूसरा हैंडल पे परपेंडिकुलर लगता है, एक ऑप्शन। सेकंड, वन फोर्स एक्ट at handle and other at hinge as the reaction force. Third, one force act at handle and other perpendicular to hinge as reaction force. Or fourth, both first and third are correct. क्या लगता है आपको भाई? देखिए, हिंज पे परपेंडिकुलर तो लगेगा नहीं, वो तो नेचुरल फोर्स है। तो और ये दोनों फोर्स हैंडल पे लग रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा सही है आपका? आंसर सेकंड इज करेक्ट वन। वन फोर्स एक्ट एट एन हैंडल एंड अदर एट द हिंज एज रिएक्शन फोर्स। इन सभी आंसर्स में जो बेस्ट और करेक्ट आंसर है वो सेकंड वन होगा। आई थिंक लॉजिक अब क्लियर हो चुका होगा कपल के बारे में इतनी चीज़ें सीखते सीखते। तो ये हुआ क्वेश्चन 21, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में मोमेंट ऑफ कपल को कैलकुलेट करने का तरीका, इसको समझना है। इस क्वेश्चन के आंसर्स देखने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2। जो हम कह रहे हैं F1 जो F2 के बराबर है, इक्वल है, ऑपोजिट है एंड पैरेलल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है D। और ये डिस्टेंस किस तरह का है? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस कह देने से नहीं काम चलता है। ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स है। तो कपल निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ कपल के लिए आप क्या करते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
मैंने लॉजिक समझा दिया, अब आंसर देखिए और तय करिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल इज कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। ये इसका पिवट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट आई थिंक ठीक नहीं लग रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेस एंड फोर्स, कोई भी एक फोर्स, आई थिंक ये ठीक लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन तो देख लें, क्या पता और भी कोई ठीक हो। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कैसे कह सकते हैं आप, डिस्टेंस में ये भी हो सकता है ऑब्लिक, तो डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेस या फोर्सेस, दोनों में डिस्टेंस में परपेंडिकुलर वर्ड नहीं है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड वन, जो इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करता है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेस। इतने देखिए लैंग्वेज के हिसाब से कंफ्यूजिंग आंसर हो सकते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आंसर परफेक्ट आपको सर्च करना है। सब आंसर एक से लग रहे हैं, थोड़ा सा वर्ड्स का हेरी फेरी कर दिया इधर उधर, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसी बात का ध्यान रखना है। वेल तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक तैयार कर लिया। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो का वेट करिए, जिसमें कि पार्ट 4 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर 4 से। थैंक यू।